अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ ठीक आ रही है मेरी और स्क्रीन शेयर हो रही है? ऑलराइट। क्वेश्चन आया हुआ है जी, अभी तो टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मदर। डायबिटिक मदर की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बच्चों में, उसके बच्चे में जो है ना, वो ये ऑब्स एंड गायनी में आता है ये एमसीक्यू के मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगी। वो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर होगा, उसका मैक्रोसोमिया होगा, बड़ा बच्चा होगा। ठीक है, बर्थ ट्रॉमा हो सकता है उसकी वजह से। दूसरा, राइट आफ्टर बर्थ अगर आप उसको इंसुलिन का इफेक्ट होगा ना मदर वाली उसका, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है बच्चा। तो ये दो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कॉमनली इन्फेंट और डायबिटिक मदर के अंदर। बाकी हाँ बस ठीक है। गायनी ऑफ से रिलेटेड है ये। कल हमने पढ़ा था, कल वाला याद करके आए हो जिसको रिवाइज करें, क्योंकि वो थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें थी, भूल जाती हैं। शॉर्ट सेशन को हम कर लेते हैं, उसका एमसीक्यू आपका आता होता है। तो मुझे ये बताओ प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर कब होता है, जिसमें अपर सेगमेंट भी छोटा हो लोअर सेगमेंट भी छोटा हो? विच ग्रुप ऑफ डिजीज? एंडोक्राइनोलॉजिकल। इज देयर एनी एक्सेप्शन? हाइपोथायराइडिज्म, उसमें डिस्प्रोपोर्श, ठीक है। और स्केलेटल डिस्प्लेजिया जो होते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट होता है बाय ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ओके, एक चीज़ याद रखनी है। अच्छा, बोन एज अगर क्रोनोलॉजिकल एज के इक्वल है फिर कौन सी टाइप का होगा शॉर्ट स्टेचर? बोन एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज। और अगर डिक्रीज्ड है, अच्छा एक का आंसर है फेमिलियल, एक का कॉन्स्टिट्यूशनल। दो ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी सो रहे हो या? खैर है। बोन एज डिक्रीज्ड हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है हाँ, और इक्वल हो तो फेमिलियल। तो ये बस इस तरह आएगा आपका। और होती कितनी है ग्रोथ वेलोसिटी, कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर पर ईयर इंक्रीज होती है नॉर्मल? लिमिट क्या है उसकी? 5 सेंटीमीटर से कम होगी पर ईयर तो हम उसको कहेंगे कि डिक्रीज ग्रोथ वेलोसिटी। ठीक है, और क्या इसमें था पॉइंट? बस यही था। चलो, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया से। ठीक है, आपको नेम से इसमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कंजेनिटल मीनिंग के समथिंग जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ। बर्थ के टाइम पे उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी भी होगी, या अगर उसकी मैनिफेस्टेशंस अभी नहीं भी आना स्टार्ट हुई तो कोई मसला है जो बर्थ के टाइम प्रेजेंट है पहले से। एड्रीनल हाइपरप्लेजिया मीनिंग के एड्रीनल ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया हो रहा है। ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है, एड्रीनल ग्लैंड के जो सेल्स हैं सेल इंक्रीज हो रहे हैं उसमें, नंबर ऑफ सेल्स। तो ये आपका पुराना दोस्त स्टेरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस। ठीक है, इसमें कैसे हो रही होती है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रिकर्सर है सबका, उसके बाद ये डिफरेंट पाथवे से आके जो है ये बन रहा होता है। इसमें जो स्टेप आपने याद रखना है वो है ये वाला, ये और ये। ठीक है, इस स्टेप को याद करने का मकसद, इससे पिछली चीज़ भी आपने याद रखनी है, अगली बेशक याद रखो ना याद रखो। ठीक है, पिछली चीज़ क्या है? स्टेप हो रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन इज कन्वर्टिंग इनटू 11 DOC। तो और कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है इसमें? 21 हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, 21 हाइड्रोक्सी ग्रुप को निकालना है, वो वाला एंजाइम है। तो वो कौन सा एंजाइम है? 21 हाइड्रोक्सीलेज। इसी तरह इधर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन को डी ऑक्सी कॉर्टिसोल में कैसे 11 D ऑक्सी कॉर्टिसोल में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी सेम एंजाइम है। अच्छा, अब पाथवे, इन पाथवे से बन रहा क्या है? एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल बन रहा है। ठीक है,
अब अपने पिछले बायोकेमिस्ट्री के या नॉलेज से मुझे बताओ कि एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, कॉर्टिसोल का क्या फंक्शन होता है। अब अगर ये वाला एंजाइम नहीं होगा तो ये तो पाथवे यहाँ पे रुक जाएगा। तो इट मीन्स के प्रोजेस्टेरॉन और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो जाएगा, जो उस स्टेप से पिछले वो है क्या कहेंगे उसको, प्रिकर्सर है उसका। और बाद वाली जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगी, तो एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल कम हो जाएगा, जबकि प्रोजेस्टेरॉन और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बन जाएगा, बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि ये पाथवे शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स एंड्रोजन्स, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। और इधर जाके क्या बनेगा, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन बनेगा। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है, एंड्रोजन जो है, इनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, जो प्रिकर्सर्स हैं ये भी बढ़ जाएंगे, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन। जबकि जो एंड प्रोडक्ट्स थी, कॉर्टिसोल एंडोस्टेरॉन, वो डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। इसको अभी हम, मैं बताता हूँ इनको क्या क्या याद करना है आपने इसके अंदर। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन बताया है फातिमा, वॉल्यूम एंड, मुझे समझ नहीं आई आपने क्या, तो बाहर लिखो। सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, ठीक है। वॉल्यूम ठीक है, सॉल्ट और वाटर ठीक है। बेसिकली इसके जो फंक्शन है वो है कि ये सोडियम को कंजर्व करता है, ठीक है। उसकी वजह से वाटर भी ऑब्वियसली सोडियम को फॉलो करेगा, तो वो भी, उसकी भी कंजर्वेशन होगी। और किस चीज़ को ये एक्सक्रीट, किस चीज़ को करवाता है, रिमूव किस चीज़ को करता है बॉडी के अंदर से, पोटाशियम और हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये नॉर्मल बात है। कॉर्टिसोल क्या कर रहा होता है, कॉर्टिसोल का नाम स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है तो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, खास तौर पे किस चीज़ को, ग्लूकोज लेवल को जो है ना ये वो करता है, मतलब इंक्रीज करता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक हो गया। और टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, ये मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, क्या करवाएगा, एंड्रोजन है वैसे, एंड्रो मीन्स मेल, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जब भी इंक्रीज होगा तो इट विल, जो मेल करेक्टरिस्टिक्स है ना वो इंक्रीज करवाएगा ये। अब जो मेल पर्सन होगा उसके अंदर मेल करेक्टरिस्टिक इंक्रीज करवाने का क्या मतलब है, उसकी टाइम होने से पहले, यानी उसकी जो प्यूबर्टी का टाइम था उससे पहले जो है उसके अंदर हेयर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी, उसके जेनिटेलिया जो है उनकी साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, वॉइस चेंज होना शुरू हो जाएगी। जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक होते हैं वो वक्त से पहले आना शुरू हो जाएंगे अगर टेस्टोस्टेरोन बर्थ पे ही ज़्यादा है या चाइल्डहुड के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। और अगर फीमेल बेबी है तो फिर उसमें क्या होगा, विरलाइजेशन हो जाएगी। विरलाइजेशन मीन्स मैस्कुलिनाइजेशन, ठीक है। उसमें मेल के वो यही हिर्सुटिज्म, उसके हेयर ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, उसके जो जेनिटेलिया है वो, अगर बर्थ के ऊपर है तो एम्बिगुअस जेनिटेलिया होंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि ये मेल बेबी के जेनिटेलिया हैं या फीमेल वाले जेनिटेलिया हैं। और अगर बढ़ चुका है तो बाद में विरलाइजेशन हो जाएगी, क्लाइटरस का जो है वो साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, वॉइस उसकी मेल होना शुरू हो जाएगी, बिल्ट जो होती है वो फीमेल्स की थोड़ी वो होती है, मतलब मस्कुलर बिल्ड नहीं होती, जो मेल जो मस्कुलर बिल्ड होती है, तो वो मस्कुलर बिल्ड और साइज बड़ा और कद बड़ा और इस तरह की जो है उसकी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। तो अच्छा, तो अब इसमें क्या है, एल्डोस्टेरॉन अगर नहीं है तो क्या होगा, वॉल्यूम खत्म हो जाएगा बॉडी के अंदर से, सोडियम खत्म हो जाएगा, तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, ठीक है। और हाइपरकेलीमिया वगैरह और एसिडोसिस, ये इतना कॉमन नहीं है लेकिन ये हो सकते हैं। तो अगर एल्डोस्टेरॉन वाली 30% लोगों में ये मसला होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सॉल्ट लूजिंग टाइप ऑफ कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। और 70% पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि एंड्रोजन्स इंक्रीज हुए होते हैं, उसकी वजह से जो सारी मैनिफेस्टेशंस आपको बताई हैं जो वो आती हैं, अ, वो आएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद टेस्ट आप क्या क्या करवा सकते हो, आप इनमें से सारे टेस्ट करवा सकते हो। जो 21 हाइड्रोक्सीलेज है उससे पिछली चीज़ इंक्रीज हो रही है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होंगे, और ब्लड लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन कम होंगे। अब एल्डोस्टेरॉन का डायरेक्ट आप लेवल नहीं कर सकते हो, एल्डोस्टेरॉन को कैसे आप कर सकते हो,
सोडियम लेवल्स करवा सकते हो, पोटाशियम लेवल्स करवा सकते हो। उसके अलावा एल्डोस्टेरॉन को क्या चीज़ कंट्रोल कर रही होती है बॉडी के अंदर? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम सुना है? तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम में जब एल्डोस्टेरॉन नहीं बन रहा होगा तो जो रेनिन लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो आप चेक कर सकते हो। इस तरह कॉर्टिसोल का क्या क्या चीज़ कंट्रोल कर रही होती है? ACTH। ठीक है, तो अगर कॉर्टिसोल डिक्रीज्ड है तो ACTH इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, वो नेगेटिव फीडबैक और वो सारा आपको पता है कि किस तरह काम करता है वो। एंड उसकी मैनिफेस्टेशन यस पिगमेंटेशन होगी। ACTH बढ़ने की वजह से पिगमेंटेशन होती है, बिकॉज ACTH मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। एक हार्मोन होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका और ACTH का सीक्वेंस मिलता जुलता होता है। और तो उसकी वजह से जो है वो पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाती है बॉडी के जो ऐसे एरियाज हैं, स्क्रोटम है, निपल्स हैं, एल्बोज हैं, जहाँ पे ऑलरेडी भी पिगमेंटेशन वैसे भी ज़्यादा होती है और ज़्यादा हो जाती है, वो डार्कनिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और इसके लेवल्स आप रहने उसके ACTH के लेवल चेक कर सकते हो, पिगमेंटेशन देख सकते हो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर, और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है स्ट्रेस की अगर आ जाता है कोई तो। उसके अलावा इसके यूरिन में लेवल्स आप देख सकते हो, यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप आ जाओ, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन के लेवल इंक्रीज होंगे, टेस्टोस्टेरॉन के लेवल इंक्रीज होंगे, और एंड्रोजन्स जो होते हैं इनकी एक एंड प्रोडक्ट बनती है, यानी जब ये वो होते हैं ना कैटाबोलाइज होंगे, मेटाबोलाइज होंगे बेसिकली, तो उससे बनता है 17 कीटोस्टेरॉइड, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो 17 कीटोस्टेरॉइड्स यूरिन में रिलीज हो रहा होता है, तो उसके लेवल्स आप करवाओगे तो वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे? जब एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो फिर उसके मेटाबोलाइट्स के लेवल भी ज़्यादा होंगे। जिस तरह आपको याद होगा, आपने फियोक्रोमोसाइटोमा पढ़ा होगा, जब कैटेकोलामीन्स इंक्रीज होते हैं तो उनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं VMA एंड मेटानेफ्रिन, वो यूरिन में उनकी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे तो आप हर चीज़ तो किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चेक कर रहे हो कि ये कौन सी चीज़ डिक्रीज हो रही है, कौन सी इंक्रीज हो रही है। अब हम इस डिज़ीज़ को पढ़ लेते हैं। ईजी है ये, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। सिनेरियो पढ़ लेते हैं चलो। A 9-day-old boy presented with vomiting and dehydration. Physical examination is otherwise normal. There is ambiguous genitalia and minimal hyperpigmentation of the nipples. On lab examination, serum sodium and potassium concentration are 120 and 9 millicoulant per liter respectively. वैसे उसने बता दिए, साथ ये बताया नहीं होता आपके UHS के क्वेश्चन में, आपको लेवल्स याद होने चाहिए। नॉर्मल लेवल फॉर सोडियम इज़ 135 to 145 millicoulants per liter, and normal levels of potassium are 3.5 to 5 millicoulants per liter. तो सोडियम लेवल्स कम हुए हुए हैं, पोटाशियम लेवल्स इंक्रीज हुए हुए हैं। और सीरम 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज एलिवेटेड। तो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन क्या चीज़ थी जो स्टेप से पिछला प्रिकर्सर था? 21 हाइड्रोक्सिलेज जिसके ऊपर एक्ट करता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, नहीं याद करने की ज़रूरत। एबनॉर्मल कॉर्टिसोल बायोसिंथेसिस, इंक्रीज्ड ACTH, ये आपको पता लग गया क्यों हो रहा है। कॉर्टिसोल जब नहीं बनेगा तो पिट्यूटरी को लगेगा कि कॉर्टिसोल लेवल्स कम है, पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH सक्रिएट करता रहेगा कि किसी तरह एड्रीनल प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल इंक्रीज़ की जाए, लेकिन वो इंक्रीज़ हो ही नहीं सकती जब मशीनरी नहीं है, जब 21 हाइड्रोक्सिलेज ही नहीं है जिसने बनाना है उसको, तो कैसे इंक्रीज़ होगा वो। उसके बाद 17% और लूजिंग सॉल्ट लूजिंग फॉर्म एंड 30% और विरिलाइजिंग फॉर्म। सॉल्ट लूजिंग फॉर्म जो है वो कॉर्टिसोल की वजह से होती है मेनली, सॉरी एल्डोस्टेरॉन की वजह से होती है और कॉर्टिसोल, दोनों की वजह से। और विरलाइजिंग फॉर्म उनके बढ़ने की वजह से, एंड्रोजन्स के बढ़ने की वजह से होती है। पैथोजेनेसिस क्या है जी? एड्रीनल हाइपरप्लेजिया क्यों हो रहा है? बिकॉज ACTH जो है वो स्टिमुलेट करता रहेगा आके, एड्रीनल ग्लैंड का साइज बढ़ता रहेगा लेकिन फंक्शन बढ़ नहीं सकता। ACTH इंक्रीज होगा, पिगमेंटेशन करवाता रहेगा, मैकेनिज्म बता चुका हूँ। 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंट है। इसका आपने जीन भी याद रख लेना, इधर शायद पता नहीं लिखा हो आगे कहीं, CYP2A जीन शायद है इसका, CYP2A। ठीक है, ये याद रखना। तो ब्ला ब्ला ब्ला,
इसमें कुछ नहीं है। विजुअलाइजेशन से आपको बता दिया क्या होता है। एम्बिगुअस जेनिटेलिया होंगे, विजुअलाइजेशन होगी, वॉइस चेंजेस होंगी, फेलस का एनलार्जमेंट होगा, रैपिड ग्रोथ होगी, और एमेनोरिया होगा फीमेल में आफ्टर प्यूबर्टी। एल्डोस्टेरॉन सिंथेसिस कम होने की वजह से एडिसोनियन लाइक पिक्चर होगी, एड्रीनल इनसफिशिएंसी वाली पिक्चर होगी। वो क्या पिक्चर होती है? हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम लेवल्स कम होंगे, हाइपरकेलीमिया, पोटाशियम लेवल ज़्यादा होंगे, डिहाइड्रेशन बिकॉज ऑफ फ्लूइड लॉस, एंड वॉमिटिंग। ठीक है, ये वाले सारे चीज़ें होंगी। बाकी इसको फिर बढ़ाते जाओ आप, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से सीएनएस के सिम्टम्स आते हैं, हाइपरकेलीमिया की वजह से हार्ट के सिम्टम्स आते हैं, ईसीजी में चेंजेस आती हैं। वो हम उस चैप्टर में जहाँ पे ये डिस्कस होगा वहीं आपको पता लग जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स किसकी बेस पे आएंगे? अब आपने मुझे बताना है कि क्लिनिकल फीचर कैसे आ रहे हैं, ठीक है? और अगर नहीं समझ आ रही तो पूछ लो। वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकेलीमिया, क्या पैथोजेनेसिस है? माइक ओपन करके बोल दो, इंटरेक्ट करो भाई, वरना ये याद नहीं होगा आपको। मैं तो पढ़ा दूंगा, आप कभी भी याद नहीं रहेगा। डिक्रीज एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया एम्बिगुअस हैं, एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो रही है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में चेंजेस क्यों आ रही हैं? सर बिकॉज टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा। गुड। एड्रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। सिंपल वेरिलाइजेशन सेम चीज़ है। आगे स्केलेटल मैचुरेशन एक्सेलरेटेड, जो बोन ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है। वॉमिटिंग का मुझे स्पेसिफिक पैथोजेनेसिस तो नहीं पता, मैं इसको देख लूँगा, लेकिन मेरे जो जब डिहाइड्रेशन होती है ना बच्चे को, तो आई थिंक उसकी वजह से हो सकती है, या हाइपरकलीमिया के साथ भी रिलेटेड हो सकती है। ये मैं आपको कंफर्म कर दूँगा। अच्छा, स्केलेटल मैचुरेशन एक्सेलेटेड है, मस्कुलर बच्चा है, बच्ची है, फीमेल्स में इस तरह होगा। और प्यूबिक हेयर, ठीक है। पिगमेंटेशन बता दिए, एसीटीएच की वजह से। फाइनल एडल्ट हाइट इज़ शॉर्ट। फाइनल एडल्ट हाइट क्यों शॉर्ट है? जब एक्सेलरेटेड ग्रोथ होती है ना, तो जो एपिफिजियल प्लेट्स हैं वो जल्दी ज्वाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बोन अब फ्यूज ग्रो करना छोड़ देती है। तो नॉर्मल एडल्ट हाइट जो है वो अ, कम गेन होती है उसकी वजह से, ठीक है। रेनिन नहीं है आगे, इस तरह आएगा। फिर मेल्स में क्या होगा? मेल में सॉल्ट डोजिंग होगी, एनलार्जमेंट हो जाएगी उनके जेनिटेलिया की। और रेयरली मेल्स में ये वाला एंजाइम भी डेफिशिएंस हो सकता है, जो बिल्कुल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक एंजाइम याद रखना है, ब्रेस्ट 21 हाइड्रोक्सिलेस। डायग्नोसिस कैसे होगा? सबसे पहले तो कैरियोटाइपिंग करवाओगे आप टू डिटरमिन द सेक्स। क्यों करवा रही हैं? कि जब अगर बच्चे को एट बर्थ सीवियर डिजीज़ है, तो एट बर्थ उसके एम्बिगुअस जेनिटेलिया होंगे, आपको ये नहीं पता लग रहा होगा कि मेल बेबी है कि फीमेल बेबी है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइटिज्म होगा उसमें। तो सूडो हर्माफ्रोडाइट होगा वो, सूडो हर्माफ्रोडाइट। तो उससे उसका पता लगाने के लिए कि मेल बेबी है कि फीमेल बेबी है, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा तो फीमेल है, अगर एक्स वाई है तो मेल है। बार बॉडी सेम एक्स में मेरे ख्याल से ज़्यादा होती हैं, फीमेल्स में होती हैं यानी, ठीक है। उसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं क्या चेंजेस होंगी। एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। ये क्यों करवा रहे हैं? कि इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल गोनैड्स जो होते हैं, ओवरी है, टेस्टिस है, यूट्रस है, मतलब उससे पता लग जाएगा कि फीमेल है कि मेल है, ठीक है। फिर हार्मोनल स्टडीज़ की बात हो चुकी है। कॉर्टिसोल के क्या करवाओगे? यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल कम होगा। एल्डोस्टेरॉन के लिए क्या करवाओगे? रेनिन लेवल्स बढ़े हुए होंगे। प्रिकर्सर्स चेक करोगे, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। मेटाबोलाइट्स चेक करोगे, 17 कीटोस्टेरॉइड, 17 कीटोस्टेरॉइड वो बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़े हुए होंगे, टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़े हुए होंगे। तो इस ये चीज़ आप याद रखने की, इसको इतना मुश्किल नहीं होगी अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी याद है। ACTH लेवल्स विल इंक्रीज, ठीक है। प्री नेटल डायग्नोसिस में आप क्या करोगे? वही एमनियोसेंटिसिस वगैरह करके सैंपल लोगे, DNA एनालिसिस करोगे, और एनालिसिस पे आपको कौन सा जीन मिलेगा, कौन सा जीन डिफेक्टिव मिलेगा? CYP21 जीन। और ये जीन किस चीज़ को एनकोड कर रहा है? 21 हाइड्रोक्सिलेज को। कुछ रेयर एंजाइम भी होते हैं, वो आपने याद नहीं करने हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं ना जो इसके अंदर, स्टीरॉइड हार्मोन सिंथेसिस के अंदर, उनमें से
और भी हार्मोन और भी एंजाइम्स डेफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ही सिर्फ आपने याद करना है। प्रीनेटल ट्रीटमेंट एज सच कोई है नहीं है, उसको यही दे सकते हो आपके रिप्लेसमेंट करते रहो उसके हार्मोन की, डेक्सामेथासोन दे दो या इस तरह कुछ कर दो, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होगी? अब जो चीज़ नहीं है उसके पास वो आपने उसको देनी है। तो कॉर्टिसोल नहीं है उसके पास, कॉर्टिसोल क्या होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की रिप्लेसमेंट आप करते हो हाइड्रोकॉर्टिसोन से, या हाँ हाइड्रोकॉर्टिसोन से करते हो आप, और आईवी यूज़ की जा सकती है हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो उससे करोगे आप। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी है तो उसको आप कैसे करते हो? फ्लूड्रो कॉर्टिसोन एक होती है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, उससे आप करते हो। तो बेसिकली आपने ये लिखना है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट, और अगर जेनिटेलिया का चेंजेस आ चुकी हैं तो उनको आपने रिड्यूस कर देना है। उसके लिए आप विजाइनोप्लास्टी, क्लिटरस रिडक्शन, इस तरह के प्रोसीजर्स जो होते हैं सर्जिकली उनको ठीक करने के, वो किए जाते हैं। डोजेस नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा हाइड्रोकॉर्टिसोन से? क्या होगा? जो भी हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया ठीक हो जाएगा, हाइपरकैलीमिया ठीक हो जाएगा, डिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। हाँ, उसके अलावा क्या होगा? ACTH भी सप्रेस हो जाएगा, और पिगमेंटेशन जो होती जा रही थी वो भी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में फ्लूड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, और विजाइनोप्लास्टी एंड क्लिटरल रिसेशन, ये जो है वो सर्जिकल स्पोर्ट है, उस सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसके। उसके अलावा आपने तक जितनी भी इस तरह की डिजीज़ है ना जिसमें सोशल एस्पेक्ट है कोई, या उसकी फैमिली के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें आपने फैमिली की काउंसलिंग भी लिखनी है, ठीक है। आप इसमें अब एम्बिगुअस जेनिटेलिया होंगे तो ये काफ़ी परेशानी की एक बात होगी, ठीक है। तो इसमें आपने साइको सोशल सपोर्ट काउंसलिंग वगैरह करनी है आपने। और जेनेटिक काउंसलिंग क्या है कि बर्थ होने से पहले पहले उनको ये जेनेटिक काउंसलिंग उससे पहले होती है, ठीक है, कि पता है कि फैमिली में ये डिज़ीज़ रन करती है, तो उसके बारे में काउंसलिंग के, फैमिली प्लानिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें। प्रोग्नोसिस अच्छा है, एक दफ़ा आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हो तो सारी इसकी मैनिफेस्टेशन ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है मैनिफेस्टेशन, उसके लिए आप सर्जरी कर दो, बाकी दोबारा नहीं होगा, मतलब जब आप रिप्लेस करते रहोगे इसको। और ट्रीटमेंट इसका लाइफ लॉन्ग होगा, ठीक है, ये भी याद रखना आपने, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है इसका, क्योंकि एंजाइम ही नहीं है ना अब, तो कुछ कर नहीं सकते उसका, ठीक है। फिर पहले नॉर्मल सलाइन देना है, साथ में इंसुलिन आईवी देंगे, हम्म हम्म और 250 तक ग्लूकोज मैनेज करेंगे। अगर उससे कम होने लग जाए तो साथ में हम डेक्स्ट्रोज वाटर देंगे। और अगर हमारे पास हाइपोकैलीमिया हुआ है तो केसीएल ऐड कर देंगे नॉर्मल सलाइन में, या फिर रिंगर सॉल्यूशन, आई गेस रिंगर लेक्टेट सॉल्यूशन था, वो दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कितना देंगे फ्लूइड, किस तरह देंगे? फिर फ्लूइड था कि फर्स्ट 10 kg में हमने 100 ml पर केजी देना है, तो फर्स्ट 10 kg के लिए 1000 ml था। उसके बाद फॉर नेक्स्ट 10 kg हम 50 ml पर केजी ऐड करते जाएंगे, और अबव 20 हमने 20 kg पर ml ऐड करते जाना है। ठीक है। 20, एक पेज पे 20 लिखा हुआ था, एक पे 25, तो आप दोनों याद रखो, 20 to 25, ठीक है। अच्छा, तो अगर एक 30 kg का बच्चा है तो उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा? पहले 10 kg के लिए 1000 ml, दूसरे 10 kg के लिए 500 ml, और आखिरी वाले जो उसके 20 से ऊपर जो हैं उसके लिए 25 ml पर केजी के लिहाज से मैंने लिखा है, ये बनेगा। टोटल उसका हो जाएगा 1750 ml, ठीक है। ये है मेंटेनेंस डोज की कैलकुलेशन। मेंटेनेंस डोज की कैलकुलेशन मींस कि उसकी रिक्वायरमेंट है ये तो ये आपने
मेंटेनेंस डोज देनी है। एक इसमें आएगी डेफिसिट, फ्लूइड डेफिसिट कितना है। डेफिसिट मीन के जब आपके पास पेशेंट आया है उस टाइम उसके ऊपर कितनी डिहाइड्रेशन है उसके अंदर, ठीक है। तो वो हम कहते हैं कि कोई भी अगर डीके के साथ आपके पास पेशेंट आता है उसमें 5 to 10% डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है, और इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, इसमें समझना है इसको आपने, ठीक है। 5 to 10% डिहाइड्रेशन में आएगा पेशेंट, कोई भी अगर डीके के साथ आया है, ठीक है। और जिस पेशेंट को 5 to 10% डिहाइड्रेशन हो उसको कितना फ्लूइड रिक्वायर्ड होता है, मेंटेनेंस डोज, मेंटेनेंस फ्लूइड से ऊपर उसको एक्स्ट्रा कितना रिक्वायर्ड होता है, वो होता है 100 ml। 10% के लिए होता है ये, 10% के लिए 100 ml पर केजी, ठीक है। ये 10% डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को ये रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और 5% वाले को कितना रिक्वायर्ड होगा, 50 ml पर केजी। तो जो भी हमारी फ्लूइड की रेजीम हम बनाएंगे उसके अंदर इन दोनों को आपने रखना है कि मेंटेनेंस डोज भी देनी है उसको, डेफिसिट डोज भी देनी है आपने, सॉरी डोज कह रहा हूँ मैं बार बार, मेंटेनेंस फ्लूइड और डेफिसिट जो फ्लूइड है वो दोनों देने हैं आपने। तो उसके लिए हमने बनाया है एक प्रोटोकॉल, ठीक है। जो आपके फार्मूला दिया हुआ है वो प्रोटोकॉल है। वो बेसिकली हमें कहता है कि जो बच्चा पेशेंट आपके पास आया उसको आपने अगले 24 आवर्स में कितना फ्लूइड देना है और कैसे देना है। तो उस प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले घंटे के अंदर आपने 10 to 20 ml पर केजी का बोलस देना है उसको, 10 to 20 ml पर केजी बोलस, यानी जल्दी जल्दी उसको जो है वो ये आईवी फ्लूइड लगाना है। और कौन सा लगाना है, कोई और नहीं, 0.9% सलाइन, जो नॉर्मल सलाइन है, और ये लगाना है आपने उसको, साथ इंसुलिन वगैरह वो चीज़ें आ जाएंगी, वो अलग है, फ्लूइड की बात हो रही है अभी सिर्फ, ठीक है। और नेक्स्ट 23 आवर्स में आप क्या करोगे, उसमें उसने कहा हमें जिसने बनाया प्रोटोकॉल कि 85 ml पर केजी प्लस मेंटेनेंस जो हमने निकाला था माइनस जो ये हम पहले घंटे में दे चुके हैं ना, क्योंकि 24 आवर्स का था टोटल, जो मेंटेनेंस हमने निकाला था, ये जो पहले 24 पहले घंटे में हम दे चुके हैं ये निकाल देना है इसके अंदर से, जितना भी आपने दिया 10 to 20 ml पर केजी के लिहाज से, ठीक है। ये 23 आवर्स का आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इन 23 आवर्स में आपने पर 1 आवर निकालना है, तो इसको आप 23 से डिवाइड करोगे तो पर 1 आवर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अच्छा ये 85, अब क्वेश्चन ये था उसका जिसने मुझे भेजा था कि ये 85 कहाँ से आया। तो ये अब आपको समझ आ रहा है कि ये 85 क्या है, मेंटेनेंस भी हम लगा रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा क्या लगा रहे हैं 85, डेफिसिट। डेफिसिट, ठीक है। जो हमने 5 to 10% कहा था कि डेफिसिट है और उसके लिए 100 ml पर केजी देना चाहिए, तो इस फार्मूला में, इस प्रोटोकॉल में ये 85 वो डेफिसिट है, ठीक है। लेकिन ये आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, ये इस फार्मूला के अंदर ये 85 कांस्टेंट है, जिसने प्रोटोकॉल बनाया है 24 आवर्स के लिए उसने यही दिया है। इसका एक नेम भी है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अच्छा दूसरी चीज़ ये है, ये आपको अलग से पूछी जाती है कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, इसमें इतने डिटेल से नहीं लिखा हुआ इसलिए मैंने ये निकाल ली थी। एक तो थी कि कंप्लायंस ना हो, यानी जानबूझ के या गलती से डोज रह गई है, इंसुलिन लगा नहीं सके इंजेक्शन, ठीक है, तो एक वो आ जाएगी। दूसरा है कि ऐसी कोई इंडिकेशन थी जिसमें इंसुलिन इंक्रीज़ करनी चाहिए, पेशेंट की सर्जरी होनी थी, पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, या अचानक से उसको कोई ट्रॉमा हो गया, या उसको एक्सीडेंट हो गया, कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रोक हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इंसुलिन की डोज इसमें इंक्रीज़ करनी होती है, तो अगर वो डोज आपने इंक्रीज़ ना की तो भी डीके हो सकता है,
ठीक है। थर्ड मेडिकल स्ट्रेस मैंने इसी में बता दी है। मेडिकल स्ट्रेस में बेसिकली आता है कि कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं परफॉर्म करनी उसकी, या कोई ऐसी ड्रग तो नहीं दिया आपने जो इंसुलिन के इफेक्ट को काउंटर रेगुलेट करती हो। ठीक है, स्टेरॉइड्स आ जाते हैं उसके अंदर, ग्लूकागॉन लाइक कोई चीज़ दिया आपने तो वो वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। और हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया में क्या क्या आता है? ब्लड फ्लो कम हो गया है किडनीज को, या किडनीज ने ग्लूकोकॉन डिग्रेडेशन कम कर दिया। ठीक है, तो ये इतनी कॉमन चीज़ नहीं है, ये पहले वाली जो है ना वो कॉमन है, तो ये आपने याद रखनी है। इंसुलिन की डोज नहीं ली, इन्फॉक्शन हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, ट्रॉमा हो गया है, कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये रिस्क फैक्टर्स या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं डीके के। ठीक हो गया। बस यही हमने आज डिस्कस, इसमें से जो कंफ्यूजन रह गई थी बहुत ही है। ठीक है, ये वाला क्या है? मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट तो आपने पूरी करनी है, जैसे कैलकुलेट की थी आपने, इसको ना 25 कर लेना ताकि एक ही रहे आपका ये। और फ्लूइड डेफिसिट 10% हम कहते हैं कि हर कोई डिहाइड्रेशन के साथ आता है, इसलिए हमने ये डेफिसिट उसका पूरा करना है। ठीक है, ये चीज़ होगी। बाकी ये टेबल वाली मैंने आपको समझा दी है। अभी भी किसी को ना समझ आई हो तो दोबारा समझा देता हूँ मैं, बता दो, मैसेज कर दो। ठीक है, सर काइंडली डेफिसिट रिपीट कर दें। डेफिसिट। देखो हमने कल बात की थी कि जो पैथोफिजियोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने क्या बात की थी कि जब इंसुलिन कम हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से जो भी मैकेनिज्म होता है आगे सेल्स के अंदर नहीं जाती और वगैरह वगैरह, उसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब ये ग्लूकोज इंक्रीज होता है तो किडनीज इसको एक्सक्रीट करती हैं इन यूरिन। ठीक है, और जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज जाता है तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। और वाटर जो होता है ना वो उस तरफ ही जाता है जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब ये यूरिन में वाटर जो है वो जाएगा ज़्यादा, जिसकी वजह से हो जाएगा पोलीयूरिया। ठीक है, मेजर मैकेनिज्म ये है, और भी मैकेनिज्म है उसके अलावा। तो अब क्या होगा, बॉडी के अंदर से सारा वाटर निकल रहा है तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ये तो इसके पीछे सारा बैकग्राउंड था। अब जिन्होंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया उन्होंने कहा कि हर पेशेंट जो डीके का आपके पास आता है वो 5 to 10% उसके अंदर डिहाइड्रेशन हुई भी होती है ऑलरेडी। ठीक है, तो 5 to 10% डिहाइड्रेशन का मीनिंग है कि इस पेशेंट के अंदर ऑलरेडी डेफिसिट है, फ्लूइड कम है इसकी बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर फ्लूइड कम है, तो वो फ्लूइड हमने पूरा करना है। और वो फ्लूइड कितना होता है, किस तरह पूरा होता है? वो होता है हर 1% के साथ 10 ml पर के जी, यानी हम 10% को ले लेते हैं। अगर 10% डिहाइड्रेशन के साथ पेशेंट आया तो उसको हमने 100 ml पर के जी फ्लूइड देंगे तो उसका डेफिसिट पूरा होगा। ठीक है, ये तो थी कि जो कमी थी उसके अंदर। अब बॉडी की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो किस तरह हम निकालेंगे, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो वो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है बॉडी की। अब वो ओरल इंटेक तो नहीं ले रहा था ना पेशेंट, उसकी जो जितनी भी फ्लूइड रिक्वायरमेंट है वो हमने ही पूरी करनी है ड्रिप्स के थ्रू। तो ये उसकी मेंटेनेंस डोज है जो उसकी बॉडी ने यूज़ करनी करनी है। और जो डेफिसिट डोज है वो डेफिसिट फ्लूइड है, वो कौन सा फ्लूइड है? जो उसको डिहाइड्रेशन हुई थी। तो ये दोनों फ्लूइड हमने पूरे करने हैं उसकी बॉडी के अंदर 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो उसका प्रोटोकॉल क्या है कि पहले घंटे के अंदर आप उसको 10 ml पर के जी के लिहाज से बोलस दो नॉर्मल सेलाइन का, उसके बाद आप हाफ नॉर्मल सेलाइन का, ये हाफ नॉर्मल सेलाइन का देते हैं 0.45। इसके थ्रू कैलकुलेट करके दो 85 ml पर के जी जो डेफिसिट है, मेंटेनेंस हमने ये जो ऊपर निकाला था उसमें से जो ये पहले घंटे के अंदर दिया था वो माइनस करके। ठीक है, 23 आवर्स के ऊपर डिवाइड कर दो उसको और फिर दो।
ठीक हो गया, समझ आया अब? यस सर। चलो अब पढ़ते हैं आगे। रिकेट्स, रिकेट्स में सिनेरियो पढ़ लेते हैं। 2 years old boy presented with complaints of inability to walk, चल फिर नहीं सकता। He has off and on history of diarrhea and vomiting. He is taking only over diluted milk. ओवर डायल्यूटेड मिल्क मतलब पानी मिला मिला के उसको दूध दिया जाता है। विदाउट एनी एडिक्वेट कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कोई और फीडिंग भी नहीं एज सच करवाई जा रही। 2 साल के बच्चे को सिर्फ दूध पिलाया जा रहा है। ही हैज़ माइल्डली डिलेड मोटर माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स हमने पढ़े थे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में, जो मोटर माइलस्टोन्स थे, चलना कब शुरू करता है, बैठना कब शुरू करता है, क्रॉलिंग कब शुरू करता है, मोटर माइलस्टोन्स। ऑन एग्जामिनेशन वेट इज 9 kg। तो वेट आपको याद करवाया था, 2 साल के बच्चे का वेट कितना होना चाहिए? जो खुद भी नहीं याद, लेकिन 1 साल पे जो है मेरे ख्याल से 10 kg होता है, तो 2 साल पे तो ज़्यादा होना चाहिए। हाइट इज 78 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी में तो नॉर्मल लग रही है 1-2 years पे। ही इज़ अदरवाइज वेल, एंटीरियर फॉन्टेनल इज ओपन। ठीक है, तो इसमें 2 मेजर कंप्लेंट्स है उसकी कि वो चल फिर नहीं रहा, मोटर माइलस्टोन्स उसके डिलेड हैं, और एंटीरियर फॉन्टेनल अभी तक ओपन है। ठीक है, 2 years पे क्लोज हो जाना चाहिए। साथ उसने एक रिस्क फैक्टर भी बता दिया कि उसकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। दूध पीता है वो भी पानी, ओवर डाइल्यूटेड मिल्क है, डाइल्यूट करके पानी के साथ उसको पिलाया जाता है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई चीज़ है तो क्या चीज़ होगी, क्या नहीं मिल रहा उसको, कौन सा न्यूट्रिएंट? विटामिन डी विटामिन डी नहीं और मिल रहा, और कैल्शियम। कैल्शियम भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यही 2 चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, और भी होती हैं, विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट। ये होंगे तो बोन की ग्रोथ होगी और उसकी सारी डेवलपमेंट होगी। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं जो आपने याद रखने हैं, इसको देखो अगर आप, तो विटामिन डी कहाँ से आता है बॉडी के अंदर? सनलाइट से। ठीक है, सनलाइट से जो है वो विटामिन डी खुद बन जाता है स्किन में। एक एक सोर्स उसका ये है। उसके अलावा क्या सोर्सेज हैं? एग्स के अंदर होता है, चीज़ के अंदर होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, और फिश के अंदर होता है ये। तो ये आपने याद करने हैं। ठीक है, अ, ये विटामिन डी के सोर्सेज हैं, और सनलाइट है। तो 80% ऑलमोस्ट सनलाइट से पूरा हो जाता है, 20% जो है वो डाइट से पूरा करना पड़ता है आपको। अब ऐसे इलाकों में जहाँ पे सन नहीं होता, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स, वहाँ के पे डेफिशिएंसीज की कॉमन है। और ऐसे लोग जो खाना सही तरह नहीं खाते, या पॉवर्टी की वजह से या और किसी वजह से, या जिनके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होती विटामिन डी की, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वाले, तो उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। मेटाबॉलिज्म क्या है इसका? मेटाबॉलिज्म ऐसे है कि ये बनता है पहले स्किन में बनता है या डाइट से आता है। सबसे पहले लिवर में जाके इसकी, अब डाइट से तो दोनों तरह का आ सकता है। जो उसका फाइनल प्रिकर्सर होता है कैल्सिट्रायोल, वो भी हो सकता है और बाकी भी हो सकते हैं। लेकिन जो सन से बनता है वो पहले जाएगा लिवर में, वहाँ पे उसकी होगी हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये आपको याद करना है कि लिवर के अंदर 1 हाइड्रोक्सिलेशन होती, लिवर के अंदर 25 हाइड्रोक्सिलेशन होती है। फिर किडनी की तरफ जाता है वो, और किडनी में 1 हाइड्रोक्सिलेशन होती है। ठीक है, लिवर के अंदर 25 हाइड्रोक्सिलेशन और किडनीज के अंदर 1 हाइड्रोक्सिलेशन। तो एंजाइम भी यही वाले होंगे, लिवर के अंदर 25 हाइड्रोक्सिलेज और किडनी के अंदर 25, किडनी के अंदर 1 हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो अ, ये मैकेनिज्म आपने याद रखना है। इसके बाद इनके आ जाते हैं फंक्शन, कि कैसे एक्शन क्या होंगे उसके। ओके, ये देखो, पहले बन रहा है लाइट से। ठीक है, ये आपको याद रखनी जरूरत नहीं है, बस लिवर पे जाओ, लिवर पे जाके जो है वो 25 हाइड्रोक्सिलेशन हुई उसकी। उसके बाद किडनी में जाके 1 हाइड्रोक्सिलेशन हुई उसकी, और फाइनल प्रोडक्ट बन गई विटामिन D3 या कैल्सीट्रायोल इसको कहते हैं। D3 या कैल्सीट्रायोल इसको कहते हैं विटामिन
2 या 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ये दोनों नाम है इसके। अच्छा, उसके बाद उसका फंक्शन क्या होगा? विटामिन डी के फंक्शन होते हैं किडनी के बल्कि पहले इंटेस्टाइन के ऊपर क्या फंक्शन है इसका? इंटेस्टाइन के अंदर से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है ये। किडनी के ऊपर क्या फंक्शन है? वहाँ से भी इंक्रीज करता है ये उसकी एब्जॉर्प्शन को। और बोन के ऊपर क्या फंक्शन है इसका? रिजॉर्प्शन ऑफ बोन को इंक्रीज करता है ये, जिसकी वजह से कैल्शियम निकलता है बोन के अंदर से और वो हो जाता है, कैल्शियम के लेवल्स मेंटेन रहते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स मेंटेन रहते हैं इन द ब्लड। ठीक है, ये इसके एक्शंस हैं। अब इसका पीटीएच के साथ क्या रोल है? पैराथायराइड हार्मोन के साथ इसका क्या रोल है? पैराथायराइड हार्मोन किडनीज के ऊपर एक्ट करके इसकी जो दूसरे वाली हाइड्रोक्सिलेशन होनी थी ना, वन हाइड्रोक्सिलेशन, उसको कंट्रोल कर रहा होता है, वन हाइड्रोक्सिलेज को। तो पैराथायराइड हार्मोन का इसके साथ ये रिलेशन है, ये आपने याद रखना है कि कंट्रोल कर रहा होता है विटामिन डी की हाइड्रोक्स एक्टिवेशन को बेसिकली। सोर्सेस याद कर लिया आपने, हाइड्रोक्सिलेशंस कहाँ हो रही हैं ये याद रख लिया, और विटामिन डी के एक्शन। अब जब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ेंगे तो फिर हम इसको देखेंगे कि कैसे होती हैं। Vitamin D participates in absorption of calcium and phosphorus from intestine, mobilization of calcium from bone, reabsorption of phosphorus from the kidneys। ठीक हो गया। लिवर के अंदर 25 हाइड्रोक्सिलेशन हुई, किडनीज के अंदर 1 हाइड्रोक्सिलेज ने 1 हाइड्रोक्सिलेशन की। पैराथायराइड हार्मोन का क्या रोल था? एक्टिवेशन ऑफ 1 हाइड्रोक्सिलेज इन द किडनी। ठीक है, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। एक्टिव विटामिन डी बनाने के लिए आपको पैराथायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट है। कॉजेज ऑफ रिकेट्स क्या हो सकते हैं? अब ये तीन चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस, इन तीनों के अंदर कोई भी मसला होगा या इनके मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई भी मसला होगा तो रिकेट्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं विटामिन डी की वजह से क्यों होता है। ले नहीं रहे, न्यूट्रिशन के अंदर है ही नहीं। न्यूट्रिशनल विटामिन डी डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन फॉर्म है। ठीक है, अगली सारी लिखी हुई इसी से रिलेटेड है। कंजेनिटल विटामिन डी डेफिशिएंसी मींस के मदर ने नहीं ली थी, जिसकी वजह से एट द टाइम ऑफ बर्थ और राइट आफ्टर बर्थ ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी कम है विटामिन डी, तो बच्चे को नहीं मिल रहा, तो ये कंजेनिटल हो जाएगी। मेल एब्जॉर्प्शन, मेल एब्जॉर्प्शन में भी विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इंक्रीज डिग्रेडेशन कब होती है? जो साइटोक्रोम P450 सिस्टम होता है ना, उसको कुछ ड्रग्स एक्सेलरेट कर देती हैं, तो विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म भी एक्सेलरेट कर देती हैं वो, तो वो उसकी वजह से हो सकती है। लिवर के अंदर जो एंजाइम था जो एक्टिवेट कर रहा था, उसका पहली हाइड्रोक्सिलेशन कर रहा था, वो डेफिशिएंट है। आगे विटामिन डी डिपेंडेंट टाइप 1 में क्या होता है? इसमें दूसरी वाली जो एक्टिवेशन थी ना, 25 हाइड्रोक्सिलेज वाली एक्टिवेशन, सॉरी किडनी वाली एक्टिवेशन 1 हाइड्रोक्सिलेज वाली, वो ख़राब हो जाती है। विटामिन डी टाइप 2 में क्या होता है? इसको आप इंसुलिन टाइप 1 और टाइप 2 जो डायबिटीज़ होता है उससे भी याद रख सकते हो। टाइप 1 में क्या होता है? इंसुलिन होती, फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। ठीक है, इसी तरह इधर जो टाइप 1 है इसमें क्या है कि विटामिन डी एक्टिवेशन नहीं हो रही। और टाइप 2 में उधर क्या होता है? एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस होती है। विटामिन डी तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जिन ऑर्गन्स पे जाके उसने एक्ट करना होता है, उन ऑर्गन्स के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक्ट नहीं कर पाता। क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्या होगा? जो रीअब्जॉर्प्शन के सारे मैकेनिज्म थे ना, वो सब फेल हो जाएंगे और एक्टिवेशन भी ख़राब हो जाएगी। पता ही है आपको, किडनी किडनी के जो भी सारे फंक्शन हैं रिलेटेड टू कैल्शियम, रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, फॉस्फोरस का भी नहीं होगा और एक्टिवेशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम डाइट में कम है, मेल एब्जॉर्प्शन है, डाइटरी इनहिबिटर्स ऑफ कैल्शियम है, ये भी उसी तरह है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फॉस्फोरस में क्या है? डाइटरी इनटेक कम है, प्री मेच्योर इन्फेंट में होता है। रीनल लॉसेस, रीनल लॉसेस कैसे, कौन कौन सी उसमें हो सकते हैं? एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, इसमें जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है ना फॉस्फेट की, वो ख़राब होती है। जेनेटिक डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है।
डिटेल्स देखते हैं इसकी। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये सारों में मसला एक ही है, बस इनकी जीन्स डिफरेंट है। ठीक है। डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है डिस्टल, उसके अंदर अल्कलाइनेजेशन ऑफ अल्कलाइजेशन होती है कि उसके अंदर यूरिन की जो पीएच होती है ना वो चेंज हो जाती है, मुझे भूल गया अब, एसिडिफिकेशन एसिडिक हो जाता है ज़्यादा शायद, तो उसकी वजह से भी फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसलिए नहीं होता। टाइप ऑफ रिकेट्स में न्यूट्रिशनल रिकेट्स कैसे होगी, आप जो है वो अंडा दूध और चीज़ और फिश ऑयल नहीं ले रहे, तो इस वजह से हो रही है। सनलाइट भी प्रॉपर नहीं ली जा रही, ठीक है, तो इस वजह से हो रही है। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स टाइप 1, डिफेक्ट इन रीनल अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है। कैसे पता लगेगा? विटामिन डी नहीं है अगर एक्टिव फॉर्म में, तो उसके जो फंक्शन थे वो नहीं हो पाएंगे। इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, बोन के अंदर से कैल्शियम की रिजॉर्प्शन नहीं होगी, और किडनीज के अंदर से फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से सारे मिल के मसला क्या बनेगा, कैल्शियम लेवल्स लो हो जाएंगे, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं कैल्शियम के? 9 to 11 नॉर्मल होते हैं, और इसके अंदर 8 से भी कम हो जाते हैं। अब जब कैल्शियम कम होता है तो उसके फिर अपने मसले स्टार्ट हो जाते हैं। हाइपोकैल्सीमिक टेटनिक, ठीक है, मसल्स के ऊपर एक्शन पोटेंशियल के ऊपर चेंजेस आती हैं, कन्वर्जेंस, मसल वीकनेस, ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। बाकी बोन ग्रोथ इफेक्ट तो होगी होगी। टाइप 2 में क्या होता है? अच्छा, और इसमें इसमें कौन सी टाइप का विटामिन डी इंक्रीज होगा, कौन सी टाइप का डिक्रीज होगा, इनको हम मैयर कर सकते हैं। विटामिन डी था ना, फिर एक्टिवेशन हुई उसकी, तो 25 पहले ग्रुप लग गया लिवर के अंदर, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, और फिर किडनी में जाके 125 पड़ गया। कैल्सिट्रायोल। ठीक है, तो अगर यहाँ वाला एंजाइम ख़राब है जो टाइप 1 के अंदर होता है, सॉरी गलत बना दिया, यहाँ रीनल में, तो इसका लेवल बढ़ा हुआ होगा और इसका लेवल डिक्रीज्ड होगा। ठीक है, ये टाइप 1 की बता रहा हूँ। अच्छा, इसने जाके एक्ट करना था ऑर्गन्स के ऊपर। अब ऑर्गन्स जो है वो बात नहीं सुन रहे, तो बॉडी क्या करेगी? टाइप 2 की बात हो रही है, इसका लेवल बढ़ाती रहेगी कि किसी तरह जाके जो है वो काम करे। ठीक है, तो इसके अंदर इसका लेवल D3 का लेवल या कैल्सिट्रायोल का लेवल हाई होगा। तो इस तरह आप टाइप 1 और टाइप 2 को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बेस्ड अपॉन लैब लेवल, लैब में क्या आ रहा है। ठीक हो गया। एलोपीशिया होता है इसके अंदर टाइप 2 के अंदर। अच्छा, आगे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 और टाइप 2 इंपॉर्टेंट है, इससे आगे इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, लेकिन कर लेना, इसकी काफ़ी केस बना के डिटेल लिखी हुई, तो ये आ सकता है। तो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, एक्स लिंक्ड हाइपरफॉस्फेटेमिया। अब आपको ये तो पता है एक्स लिंक जो भी डिजीज़ होती हैं वो मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होती हैं, और ये एक्स लिंक डोमिनेंट फॉर्म भी है इसकी, और एक्स लिंक रिसेसिव फॉर्म भी है, और ऑटोसोमल फॉर्म्स भी हैं इसकी। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्स लिंक्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं, जो कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, मेल्स के अंदर कॉमन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन नॉन न्यूट्रिशनल फॉर्म है। उसके बाद मसला इसमें क्या होता है, पूरे मैकेनिज्म के अंदर मसला है, विटामिन डी की एक्टिवेशन भी नहीं हो रही, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही, और फॉस्फेट की, जिसकी वजह से हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। हाइपोफॉस्फेटीमिक रिकेट्स है ना इसका दूसरा नाम, तो हाइपोफॉस्फेटीमिया भी हो जाएगा, फॉस्फेट लेवल्स लो होंगे इसके अंदर। अच्छा, मैनिफेस्टेशंस क्या आएंगी? जो नॉर्मल रिकेट्स के साथ आती हैं वो आएंगी, और बच्चा जो है वो चलना नहीं स्टार्ट करेगा, बोइंग ऑफ लेग्स हो जाएगी, एक्सट्रीमिटीज़ की, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हर किसी रिकेट्स में होती हैं।
टूथ डिके हो जाएगा, कैरीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, कीड़ा लग जाएगा दांतों में, ये वाली सारी चीज़ें डिके होना शुरू हो जाएगा, ये वाली सारी चीज़ें होंगी। इसको हम देखते हैं अभी ये कैसे हैं लेवल्स। रिकेट्स ड्यू टू मेल एब्जॉर्प्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। रीनल रिकेट्स कैसे होगा? रीनल एब्जॉर्प्शन जो थी वो भी कम हो सकती है रीनल रिकेट्स के अंदर, और 21 हाइड्रोक्सिलेज जो था, 1 हाइड्रोक्सिलेज, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से रीनल रिकेट्स हो गई, यानी रीनल कॉज की वजह है कोई। हेपेटिक रिकेट्स पता ही है आपको, 25 हाइड्रोक्सिलेज की कम हो जाएगी। रिकेट्स विद RTA, हाँ, इसमें क्या होता है? हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और यूरिन इज अल्कलाइन। तो जब अल्कलाइन यूरिन होगा तो जो फॉस्फेट है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से जो है इसके अंदर फॉस्फेट लेवल्स कम होंगे, और कैल्शियम जो है वो यूरिन के अंदर और ज़्यादा लॉस होता रहेगा, फॉस्फेट भी लॉस होगा, तो उसकी वजह से रिकेट्स हो जाएगा। एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ कि मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है ये। फॉस्फेट अगर आप नहीं ले रहे डाइट के अंदर, या कोई ऐसी डिजीज वो है, एंजाइमेटिक डिफेक्ट है जो, सॉरी, फॉस्फेट वो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है जिसमें आप फॉस्फेट नहीं ले रहे। हाइपोफॉस्फेटेजिया में क्या होता है? हाइपोफॉस्फेटेजिया में आपका जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है उसकी एक्टिविटी जो होती है वो सही नहीं होती, ठीक है। तो जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है जिसके ने बोन रिजॉर्प्शन करवानी होती है, ये एंजाइम रिलीज करता है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव रिलीज करते हैं इसको, ये बोन की रिजॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो ये काम हो जाता है इसमें। तो इनके बाकियों के आपने नेम करने हैं, जो डिटेल करनी थी वो मैंने आपको बता दी। अब ये देखो, विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन, इसको मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है। विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो क्या फंक्शन था विटामिन डी का? बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन एक फंक्शन था, और किडनीज से फॉस्फेट को उसने increase रीअब्जॉर्ब calcium करना in था, blood, और increase calcium in blood. इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड, हाँ, एक लाइन में अगर आप कहना चाहो तो। अगर वो डेफिशिएंट है तो कैल्शियम तो लो होगी, फॉस्फेट भी लो है, क्योंकि किडनीज से जो रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है फॉस्फेट की वो विटामिन डी होता है। ALP रेज है, ALP क्यों रेज है? अगर विटामिन डी कम होगा तो PTH को क्या होगा? पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवेट कर रहा था ना, एक्टिवेट उसको किडनी में एक्टिवेशन करवा रहा था विटामिन डी की। तो अगर विटामिन डी लेवल्स कम हैं तो पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा विटामिन डी को बढ़ाने के लिए, उसकी वजह से अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज होगा, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई भी है, ये इसमें मैकेनिज्म है, ठीक है। 25 हाइड्रोक्सी D3 इंक्रीज्ड है। अच्छा चलो इसको देखते हैं। विटामिन डी 125 हाइड्रोक्सी D3 वो कम हुआ है, ठीक है। विटामिन डी डिपेंडेंट में मैंने आपको बताया था ये वाली सारी चीज़ें सेम होंगी। ये डिक्रीज हुआ हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही, इनके दरमियान में जो स्टेप था वो ख़राब था। विटामिन डी टाइप 2 में ये इंक्रीज़ हुआ हुआ है क्योंकि ये बंद तो रहा था, एंड ऑर्गन रेजिस्टेंट थी। और ये बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें देखो हाइपोफॉस्फेटेमिक में फॉस्फेट लेवल्स बहुत ज़्यादा लो हैं, 2 उसने तीर लगाए हुए हैं, ठीक है। और विटामिन डी के लेवल सारों के चीज़ों के, PTH, विटामिन डी, सब चीज़ें नॉर्मल है, सिर्फ फॉस्फेट के अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिकेट्स हो रहा है। बोन डिजीज़ हाइपोफॉस्फेटेमिक, इसके अंदर भी सिर्फ फॉस्फेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है उसका एंजाइमेटिक डिफेक्ट है, एंजाइम के अंदर प्रॉब्लम है। और ये एक और डिजीज़ दी हुई है इसने, हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स विद हाइपरकैल्सीयूरिया, ठीक है। जो किडनीज के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, जिन्होंने कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करना होता है और पोटाशियम को रीअब्जॉर्ब करना होता है, उसमें मसला होता है, जिसकी वजह से किडनीज के अंदर किडनीज के थ्रू जो कैल्शियम चला जाता है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता, तो हाइपर कैल्सीयूरिया होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और
पोटाशियम नहीं हो रहा, ये फास्फोरस नहीं हो रहा, तो उसका भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। ये भी कम है और उसका भी लॉस हो रहा है, बाकी नॉर्मल है, ठीक है। सर इसके हम पढ़ ALP लेते क्यों हैं। रेज्ड है? ALP क्यों रेज्ड है इसके अंदर? यस सर। नहीं मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी में एज अ होल क्यों ALP रेज्ड है? PTH कंट्रोल कर रहा होता है उसको, ALP को। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जब इंक्रीज होगी ना, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी, तो ALP इंक्रीज होगा, और PTH ALP को इंक्रीज करवाता है, इसलिए ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है और वो ALP को रिलीज करते हैं, तो इसलिए इंक्रीज होगा अल्कलाइन फॉस्फेटेस। चलो, क्लिनिकल फीचर्स पहले 2 साल में सबसे ज़्यादा होता है ये 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स ऑफ एज पे। 2 मंथ से ऊपर जा रहा है तो आपने डेफिशिएंसी वाली कॉज को सोचना ख़त्म करके, जो टाइप 1 और टाइप 2 थे ना, उनको आपने सोचना है। 2 साल के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रही है। अर्ली मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी? इरिटेबिलिटी, स्वेटिंग एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। मुझे 1 मिनट देना। उसमें क्या होगा? इरिटेबिलिटी, स्वेटिंग, हाइपोटोनिया, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ये हम देखते हैं ये क्यों हो रही हैं। आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ये क्यों होंगे? एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और जो चेस्ट है ना उसकी शेप सही नहीं होगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सक्रीशंस रिमूव नहीं होगी। हेड के अंदर क्या होगा? लार्ज हेड होगा और स्केयर शेप्ड हेड होगा। स्केयर हेड, ठीक है, ये याद रखना आपने। फ्रंटल बॉसिंग, ये जो फ्रंटल प्रोमिनेंसेस होती है ना, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी, तो पता लगेगा कि प्रोमिनेंट हुई भी हैं। क्रेनियोटेबिस, जो क्रेनियम है वो क्रेनियम की जो बेसिकली ये जो बोन्स होती हैं ये थिन हो जाती हैं, और थिन होने की वजह से ना वो प्रेस होना शुरू हो जाती हैं जब आप उसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो ये क्रेनियोटेबिस कहते हैं इसको। और डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेल, जैसे हमने पीछे सिनेरियो पढ़ा है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ था। ये आपने डिटेल के साथ याद करनी है कि क्या क्या चेंजेस आती हैं। इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, फ्रंटल बॉसिंग इंपॉर्टेंट है, और डिलेड क्लोजर इंपॉर्टेंट है, और स्केयर हेड इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके क्वेश्चन में आती हैं। टीथ कभी नहीं आता, लेकिन चलो पढ़ लेना इसको। टेम्परेरी टीथ की डिलेड इरप्शन होती है, इनेमल इनकैरीज हो जाती है, और कैल्सिफिकेशन और परमानेंट टीथ इफेक्ट हो सकती है। टेम्परेरी टीथ वो होते हैं ना शुरू में जो आते हैं, बच्चे के पहले वाले जो आते हैं, और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है टूट के जो नए आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। थॉरेक्स में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। रिकेट रोजरी, जो कॉस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन होते हैं ना, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट के वैसे भी एग्जामिनेशन में और जो एक्सरे होता है उसके अंदर भी आपको ये प्रोमिनेंट नजर आएंगे। वो रैकेटिक रोजरी इसको कहते हैं, ठीक है। हैरिसन सल्कस क्या होता है? जस्ट अबव द सब कॉस्टल मार्जिन, आखिरी जो रिब है उसके ऊपर एक डिप्रेशन सा आपको मिलेगा, ठीक है। पिजन चेस्ट में पेक्टस एक्स कैरिनेटम, ठीक है। पेक्टस कैरिनेटम जो है उसमें पिजन चेस्ट होगी, जिस तरह पिजन की चेस्ट बाहर की तरफ नहीं निकली होती है ऐसे, उस तरह बाहर की तरफ निकल आएगी चेस्ट, ठीक है। काइफोसिस में, स्पाइन में काइफोसिस होगा, स्कोलियोसिस होगा, और लॉर्डोसिस होगा। अच्छा, अब ये लॉर्डोसिस क्या होता है? एंटीरियो पोस्टीरियर जो कर्वेचर होता है स्पाइन का, वो इंक्रीज हो जाता है। लॉर्ड देखे हैं आपने कभी मूवीज वगैरह में? जब वो चल रहे होते हैं ना, अपना वो सीना ऐसे बाहर निकाल के ऐसे चल रहे होते हैं लॉर्ड्स की तरह ऐसे, तो वो लॉर्डोसिस है। एंटीरियो पोस्टीरियर कर्वेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। और स्कोलियोसिस जो होता है वो साइड टू साइड कर्वेचर है। और काइफोसिस हंचबैक जो होता है, कुब्बे जिनको कहते हैं, ठीक है, वो ओल्ड एज में जिस तरह वो बाहर की तरफ झुक जाता है ना और पीछे से कमर निकल आती है, वो है ये दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर है। ये दोनों, ये वाला साइड बाय साइड है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर है ये भी, ठीक है। पेल्विस के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, ये बच्चों में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस तरह बड़ी होगी वो फीमेल्स जो है उनके अंदर बर्थ के साथ प्रॉब्लम कर सकता है। एक्सट्रीमिटीज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी याद रहे ना रहे, वाइडनिंग ऑफ रिस्ट और जीनो वेलगम, नॉक नीज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आती हैं क्वेश्चन में, ये आपने करनी है। वाइडनिंग ऑफ रिस्ट एक्सरे के ऊपर भी मोस्ट प्रोमिनेंट फाइंडिंग है,
और वैसे भी एक्सरे में भी और इधर भी। जीनो वेलकम बोइंग ऑफ लेग्स हो जाएगी, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये ऐसे ही हैं, टेटनी हाइपोकैल्सीमिक टेटनी हो सकती है, लैक्सिटी हो सकती है, हाइपोटोनिया, शॉर्ट स्ट्रेचर, ये देख लेना बस एक दफ़ा। डायग्नोसिस कैसे होगा, हिस्ट्री आप पता लग जाएगा आपको, डाइट ठीक नहीं है उसकी या सन एक्सपोजर नहीं है किसी वजह से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख लेनी है जो ऊपर सारी पड़ी हैं। बायोकेमिकल चेंजेस कौन सी आएंगी, कैल्शियम लो होगा, फॉस्फेट लो भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऊपर जो पड़ी हैं उस तरह याद करना है आपने। अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी रेज्ड होगी, ठीक है। और मोस्ट स्ट्राइकिंग बायोकेमिकल फीचर है ये, इसलिए याद रखें, लेवल्स नहीं याद रखने इसके। अच्छा, उसके अलावा जो प्लाज्मा के होंगे डिफरेंट विटामिन डी की डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनके लेवल्स आप करवा सकते हो। 25 हाइड्रोक्सी डी के, 125 हाइड्रोक्सी डी जो कैल्सिट्रायोल है उसके डिफरेंट फॉर्म्स में वो भी डिफरेंट होंगे, हम पढ़ चुके हैं। एक्सरे चेंजेस आपने पढ़ लेनी है, देख लेनी है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इतनी इसमें लिखा हुआ है, एक्टिव रिकेट्स और हीलिंग रिकेट्स, इनमें क्या चेंजेस होगी एक्सरे के अंदर। एक्टिव रिकेट्स है ना, तो कपिंग, फ्रेइंग और फ्लेयरिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स होंगी। जो लॉन्ग बोन्स के एपिफिजियल प्लेट होती है ना, जहाँ पे ये चेंज करता हूँ, एपिफिसिस, मेटाफिसिस और डायाफिसिस का याद है ना। एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट बनती है, डायाफिसिस लॉन्ग, ये जो लॉन्ग शाफ्ट होती है, ठीक है, ये मेटाफिसिस है। और इधर जो है वो एपिफिजियल प्लेट बन रही होती है जो ग्रो कर रही होती है, ठीक है। बेसिकली जो मेटाफिसिस है इसके अंदर भी चेंजेस आएंगी और एपिफिसिस के अंदर भी चेंजेस आएंगी, एपिफिसिस के अंदर। तो करेंगी क्या वो चेंजेस, इसको वाइड कर देंगी यहाँ पे, ठीक है। और मेटाफिसिस के अंदर ना ऐसे ब्रश नजर आना शुरू हो जाएगा, पेंट ब्रश मेटाफिसिस कहते हैं उसको, ठीक है। फ्रेइंग भी कहते हैं उसको, फ्रेइंग या पेंट ब्रश मेटाफिसिस, ये बन जाएगा इसमें। पेंट ब्रश पता है ना, जैसे उसमें छोटी छोटी लाइंस होती हैं, फ्रेइंग भी सेम टर्म, एक ही बात है ये। तो वो मेटाफिसिस में ये चेंजेस आ जाएंगी और एपिफिसिस की जो है वो इनलार्जमेंट हो जाएगी। एक कार्टिलेज, इसके पीछे पूरी जो है वो डिटेल है कि ये क्यों होती है। कार्टिलेज जो होता है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, और जो ऑस्टियोइड बोन बन रही होती है उसकी मिनरलाइजेशन तो हो नहीं रही। उसकी मिनरलाइजेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कैल्शियम या फॉस्फेट नहीं है, ठीक है। और विटामिन डी और वो सारी चीज़ें हम जो पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ी है वो नहीं। डिस्टेंस बिटवीन एपिफिसिस एंड डायाफिसिस इज इंक्रीज्ड, cupping, ferring long bones, bone density is decreased but trabeculi are prominent। trabeculi क्यों prominent है, वही मैंने जो आपको ऑस्टियोइड बोन बताया। बोन में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक तो मिनरल होता है और एक ट्रेबिकुलाई होते हैं। और तो वो ट्रेबिकुलाई तो बन रहे हैं नॉर्मली, लेकिन उसकी मिनरलाइजेशन नहीं हो रही, तो वो प्रोमिनेंट नजर आएंगे आपको। हीलिंग रिकेट्स, जब आप उसको कैल्शियम और विटामिन डी देना स्टार्ट करोगे या ट्रीटमेंट जो उसका स्टार्ट करोगे, तो लाइन ऑफ डिमार्केशन नज़र आएगी, और वो कैल्सिफिकेशन की लाइन आपको शार्प सी नज़र आएगी जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हुई है अर्ली। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरी कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाएगी ऑस्ट्राइड बोन की। डिफरेंशियल्स क्या बनेंगे, स्कर्वी किस वजह से होता है, स्कर्वी विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। कंजेनिटल एपिफिलियल डिस्प्लेजिया, एपिफिजियल ग्रोथ का पहले कंजेनिटल जेनेटिक मसला है उसमें। और कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी, कार्टिलेजिनस बोन्स का जो फॉर्मेशन होती है कार्टिलेजिनस बोन की, उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो वही है। मैनेजमेंट सिंपल है, विटामिन डी देना है आपने, और साथ अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आपने वो ठीक करनी है। तो विटामिन डी आप कौन सी फॉर्म दोगे, जिसकी ज़रूरत है वो दे सकते हो, या जो बेस्ट एब्जॉर्ब्ड होती है वो। अगर विटामिन डी की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंटेशन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, इकट्ठे दे दो मैनी लैक्स में, 3 to 6 लाख पर डे, एक दिन के अंदर, और फिर जो है वो मेंटेन करो थोड़े यूनिट्स लॉन्ग पीरियड के लिए। या आप स्टार्ट से ही थोड़े थोड़े यूनिट पर डे शुरू करो, 4 to 6 वीक्स तक थाउजेंड्स में दो, और फिर आप लॉन्ग पीरियड के लिए हंड्रेड्स में दो, ठीक है। इसके आप डोज याद कर लेना। पर डे अगर आप देना चाहो तो 3 लाख to 6 लाख दोगे आप, और ओवर द पीरियड ऑफ सम वीक्स जो है वो आप फिर
ये जो नीचे लिखा हुआ है एज के लिहाज से 400 to 600 कंटिन्यू करोगे। और अगर आप स्टार्ट में नहीं देना चाहते तो फिर आप शुरू के 4 to 6 वीक्स आप 2000 to 500 यूनिट्स दोगे, 2000 to 5000 यूनिट दोगे, और उसके बाद आप ये वाली दूसरी मेंटेन करोगे। पहली को स्टॉस थेरेपी कहते हैं, जो इकट्ठे आप दे रहे हो ज़्यादा। और अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो आप साथ उसको कैल्शियम सप्लीमेंट करोगे। फॉस्फेट की डेफिशिएंसी है तो वो दोगे आप। अगर विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट है तो विटामिन डी की जो फॉर्म होती है ना कैल्सीट्रायोल, वो दोगे आप। और अगर टाइप 2 में से कोई भी है तो आप कैल्सीट्रायोल दोगे। क्यों? क्योंकि टाइप 1 में तो एक्टिवेशन हो ही नहीं सकती, अगर कोई और फॉर्म आप देते हो तो वो कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट नहीं होगी। ये मसला है इसमें। ठीक है, बाकी ये आपने देख लेना। ये डोज, फॉस्फेट की डोज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कैल्शियम की भी, विटामिन डी की याद करनी है आपने। और जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है उसके अंदर, क्योंकि एसिडोसिस है तो आप रेगुलर अल्कली थेरेपी करते रहते हो, अल्कली देते रहते हो, बाइकार्बोनेट देते रहते हो पेशेंट को। उसकी वजह से जब उसके यूरिन की पीएच ठीक हो जाएगी तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। उसके अलावा फॉस्फेट और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन इनमें भी कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? क्योंकि शेप ठीक नहीं है तो इन्फेक्शन हो रही है, शेप ठीक नहीं है तो एटिलेक्टेसिस होगा, अनीमिया होगा। अनीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि बोन जो है उनके फ्रैक्चर्स होंगे, बोन की ग्रोथ नहीं ठीक होगी, तो जहाँ पे बोन है फॉर्मेशन होनी होती है सेल्स की, वहाँ पे अनीमिया हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जो आयरन मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन और सारा कुछ, तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी हो सकता है। ठीक है। प्रिवेंशन कैसे होगी? धूप में बैठो, ठीक है, और डाइट ठीक लो। खासतौर पे जो प्रेगनेंसी है उसमें इंक्रीज़ हो जाती है, लैक्टेटिंग वुमन में इंक्रीज़ हो जाती है क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स, तो वो अपनी मेंटेन करेंगी तो फिर बच्चे को जाएगी ना ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू और इस तरह। तो अपनी उन्होंने फिर सारी चीज़ें वो मेंटेन करनी है, फिर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मस्कुलर और एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस हम डिस्कस करेंगे। पोलियो और जीबीएस उसमें आता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।